हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन लॉ वीटा। आज हम लोग रिट ऑफ प्रोहिबिशन डिस्कस करेंगे कि इस प्रोहिबिशन रिट का क्या मतलब है, कौन कौन से ग्राउंड्स पर ये रिट इशू की जाती है बाय द कोर्ट, कुछ इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, केस लॉज, क्या प्रोसीजर है इस रिट को इशू करने का। एंड एक मेजर क्वेश्चन जो रहता है और डाउट भी रहता है कि रिट ऑफ सर्चररी एंड रिट ऑफ प्रोहिबिशन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है, तो हम उसको भी जानेंगे। चलिए मीनिंग से शुरुआत करते हैं। तो देखो, प्रोहिबिशन एक लीगल टर्म है जिसका मतलब है टू प्रोहिबिट, टू फोरबिड, टू रेस्ट्रेन, किसी को रोकना कोई कार्य करने से, उस पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है। और इसीलिए इस रिट ऑफ प्रोहिबिशन को ना स्टे ऑर्डर भी कहा जाता है। तो ये रिट एक सुपीरियर कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट्स को इशू करती है अगर वो किसी मैटर में, जो भी उनके सामने आया है, जो भी केस वो डील कर रहे हैं, अगर उसमें वो लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शनल पावर से एक्सीड करके कोई डिसीजन लेती है या कोई एक्शन लेती है, ठीक है, कोई प्रोसीडिंग करती है, तो वो जो उन्होंने अपने पावर्स का, अपने जुरिस्डिक्शन का एक्सेस में यूज किया या फिर उन किसी और हायर अथॉरिटी की जुरिस्डिक्शन को अजर्ब किया, यानी कि उसका इलीगल यूजेज किया, अजर्पेशन किया, हड़पा, देन इन दैट केस सुपीरियर कोर्ट एक्शन में आती है और वो उस प्रोसीडिंग के अगेंस्ट ये रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करती है और ऐसे एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन के मैटर को प्रिवेंट करती है, प्रोहिबिट करती है, राइट। ये जो रिट है वो जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के एक्शंस के, उनके प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट ही इशू होती है, याद रखना। ये एडमिनिस्ट्रेटिव, प्राइवेट, लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट इशू नहीं होती है, ठीक है। अब हम बात करें कि प्रोहिबिशन की रिट इशू करने के क्या क्या लेजिटिमेट ग्राउंड्स हैं, भाई किस किस पॉइंट पर ये रिट इशू होगी। सबसे पहला, अगर लोअर अथॉरिटी ने अपने जो भी उनकी लॉफुल जुरिस्डिक्शन थी, जो भी उनकी लॉफुल पावर्स थी, उसके बियॉन्ड जाके कोई एक्ट किया, यानी कि अल्ट्रा वायर्स एक्ट किया। सेकेंडली, अगर उन्होंने नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को वायलेट किया। थर्ड, अगर बेसिक राइट्स को वायलेट किया। फोर्थ, अगर उन्होंने कोई एरर ऑफ लॉ क्रिएट किया, एरर ऑफ फैक्ट नहीं, एरर ऑफ लॉ। फिफ्थ, अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनली वर्क किया या फिर जिस भी लॉ के तहत वो अथॉरिटी फॉर्मुलेट हुई है उस लॉ के रूल्स रेगुलेशंस के बाहर जाकर एक्ट किया। सिक्स्थ, द लैक ऑफ एविडेंस इन द ट्रूथफुल जजमेंट्स, जो भी जजमेंट दिए जा रहे हैं, जो भी प्रोसीडिंग इन कॉन्टिन्यूएशन इन द मैटर, उसमें जो एविडेंस की कमी है, विच इज वेरी क्रूशियल ना एज पर द लॉज, बट अगर देर इज अ लैक ऑफ एविडेंस, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ द रिट ऑफ प्रोहिबिशन। एंड व्हेन देर इज एन एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, जो हमने शुरुआत में ही पढ़ा है। इसके अलावा, in cases where the court is partly acting within its jurisdiction and partly outside it, in that case also the writ will be issued, ठीक है। मान लो कोई एक ऐसा केस है जिसमें कोर्ट ने ऐसा डिसीजन लिया या कोई ऐसा एक्शन किया जिसमें वो पार्टली तो विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन है, पार्टली करने का उनका जुरिस्डिक्शनल पावर्स था, पर पार्टली वो अल्ट्रा वायर्स एक्ट करते हैं, तो ये रिट तब भी इशू हो सकती है, बट उतने ही पार्ट के लिए होगी जितने पार्ट में द कोर्ट एक्टेड आउटसाइड इट्स जुरिस्डिक्शन, ठीक है, ये याद रखना। नाउ, ये रिट्स कब इशू होती है? ये रिट तब इशू होती है व्हेन द प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग इन द इंफीरियर कोर्ट, राइट। और यही एक मेजर क्रक्स होता है ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द रिट ऑफ सर्चररी एंड प्रोहिबिशन। सर्चररी कब इशू की जाती है बाय द सुपीरियर कोर्ट? जब लोअर कोर्ट ने कोई ऐसा जजमेंट दिया, कोई ऐसा ऑर्डर पास किया जो कि उनके जुरिस्डिक्शनल पावर्स के बाहर जाके था, है ना। तो फिर ऐसे में या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था या फिर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को अधेयर नहीं कर रहा था, तो वहां पे सुपीरियर कोर्ट उस ऑर्डर को क्वैश करके वो मैटर अपने पास ट्रांसफर कर लेती है। लेकिन यहाँ पे मुद्दा क्या है, यहाँ पे अभी तक ऑर्डर नहीं पास हुआ, यहाँ पे फाइनल जजमेंट नहीं आया है, अभी भी जो प्रोसीडिंग्स इन दैट मैटर वो पेंडिंग है इन द इंफीरियर कोर्ट, और उस दौरान जो प्रोसीडिंग्स में लैक्यूनाज है जुरिस्डिक्शन को लेके, उस पर ये रिट इशू की जाती है, ठीक है। बहुत ईजी डिफरेंस है, आपको थोड़ा सा ब्रॉडली सोचना है, समझना है और सुनना है। एक एग्जाम्पल से इस रिट को और अच्छे से समझते हैं कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक अपील को सुन रही है और वो अपील किसके जजमेंट के अगेंस्ट है? हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट।
क्या ये बात कुछ हजम हो रही है? नहीं हो रही है। हमेशा क्या होता है ना कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट अपील सुनती है, पर यहाँ तो मामला उल्टा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो हायर कोर्ट के नीचे आता है ना। सो हियर ये जो एक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर रही है ऑफ हियरिंग एन अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, ये प्रोहिबिटेड है ना। और ऐसे एक्शन के लिए जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर, वो इस रिट को इशू कर सकते हैं अगेंस्ट सच एन एक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, आई होप विद दिस एग्जाम्पल आपको प्रोहिबिशन और ढंग से समझ आया होगा। अब हम बात करें कि क्या प्रोसीजर है इस रिट को इशू करने का। तो कोई भी पर्सन जो कि अग्रीव्ड है इस एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से या वॉयलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस के कारण, ठीक है, तो वो इनिशिएट करेंगे, वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे टू द हायर कोर्ट। जो भी उस कोर्ट से हायर कोर्ट है उसमें जाके इस रिट को फाइल करेंगे, आइदर टू हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 और टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, उस पिटीशन में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आप किस ग्राउंड पे ये रिट सॉर्ट कर रहे हैं। क्या ग्राउंड है आपको लग रहा है, क्या कोई जुरिस्डिक्शन का लैकिंग है, या फिर अल्ट्रा वायर्स एक्ट किया है, या कोई नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल्स का वॉयलेशन हो रहा है। इन सब चीज़ों को पिटिशनर को अपने एप्लीकेशन में स्पेसिफाई करना होगा। उसके बाद हायर कोर्ट उस पिटीशन को रिव्यू करती है, फिर डिसाइड करती है कि क्या हमें इस मैटर में ये रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करनी है या नहीं करनी है। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ देयर आर जस्टिफाइड ग्राउंड्स, उसके बाद ये रिट इशू की जाती है टू दैट पर्टिकुलर लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल कि वो उस प्रोसीडिंग को डिसकंटिन्यू करे। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। हर रिट को इशू करवाने के लिए जो प्रोसीजर है, इनिशिएट करने का जो प्रोसीजर है, वो सभी का सेम रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रिट ऑफ सर्चरी और प्रोहिबिशन में क्या डिफरेंस है। तो ऊपर से ना जो बहुत डीपली नहीं पड़ेगा अगर इंडिविजुअली अलग अलग रिट्स को, तो उसको लगेगा कि कोई खास डिफरेंस नहीं है, दे आर ऑलमोस्ट वन एंड द सेम। बट नहीं, मैंने ऊपर बताया ना, रिट ऑफ प्रोहिबिशन कब इशू होती है जब इंफीरियर कोर्ट ने अभी तक अपना फाइनल ऑर्डर नहीं दिया है एंड अभी भी प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू है, पर उसी प्रोसीडिंग में उस लोअर कोर्ट ने अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके बढ़ के कोई एक्शन लिया। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रिवेंटिव रेमेडी है। और ऑन द अदर हैंड रिट ऑफ सर्चरी कब सुपीरियर कोर्ट इशू करती है, जब इंफीरियर कोर्ट ने उस मैटर में अपना फाइनल ऑर्डर दे दिया है in pursuance of going ahead or going in excess of its jurisdiction, right? इसीलिए ये जो रिट है, रिट ऑफ सर्चरी, ये एक करेक्टिव रेमेडी है। ठीक है, तो पी से प्रोहिबिशन और पी से प्रिवेंटिव रेमेडी, सी से सर्चरी और सी से करेक्टिव रेमेडी। ठीक है, इसको याद रखना। चलो आखिरी पड़ाव पे आते हैं, केस लॉज देख लेते हैं। दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस हैं इस रिट से जुड़े हुए। पहला है एस गोविंद मेनन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1967 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये लेट डाउन किया कि ये रिट ऑफ प्रोहिबिशन किस किस सर्कमस्टांसेस में इशू की जाती है, जैसे कि एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन हो, एब्सेंस ऑफ जुरिस्डिक्शन हो, या फिर अगर कोई व्यक्ति रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को अध्ययन या फॉलो अप नहीं कर रहा है इन द मैटर। देखो, कोई भी केस हो, कोई भी मैटर हो, उसमें कोर्ट्स के लिए ये कंपल्जन है कि वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को तो कभी भूले ही नहीं। ठीक है, दोनों को फेयर चांस दें अपनी बात कहने का। कोई भी व्यक्ति अपने मैटर में खुद जज नहीं होगा। जो भी डिसीजन दिया जा रहा है उसके पीछे लॉफुल रीजनिंग्स होनी चाहिए और वो उन पार्टीज को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट केस है ब्रिज खंडेलवाल वर्सेस इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1975। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रोहिबिशन इशू करने से मना कर दिया टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो पिटिशनर ने पिटिशन फाइल की उसमें ये था कि रिट इशू की जाए टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो जो श्रीलंका के साथ अग्रीमेंट कर रहे हैं उसको रोका जाए रिगार्डिंग द बाउंड्री डिस्प्यूट। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रोहिबिशन की रिट है ये किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाई नहीं करती है जब वो गवर्नमेंट अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। इस प्रोहिबिशन रिट का मेन मोटिव है टू कंट्रोल एंड टू प्रिवेंट द जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज कि वो अपने जुरिस्डिक्शनल लिमिट से बाहर जाकर कोई एक्शन ना लें, ना कि ये एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव बॉडीज या उनके एक्शंस पर प्रिवेल करती है। ठीक है, तो बेसिकली इस केस में कोर्ट ने इस रिट का स्कोप, इसकी एम्बिट को डिफाइन किया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा द रिट ऑफ प्रोहिबिशन।
आप लोगों को लेक्चर और नोट्स कैसे लगे ज़रूर बताना, और कोई आपको सजेशन देना है दैट हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर लेक्चर्स, वो भी बताइएगा। अगर आपको इस लेक्चर के या किसी भी और लेक्चर के, किसी भी और लीगल सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर या हमारी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और लेक्चर्स के लिए चैनल से जुड़े रहें। हैव अ गुड डे। बाय बाय।